तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? अपील का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। तो आगे की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास जिस बच्चे ने अटेंड नहीं करी है ना, तो जरूर कर लेना भाई, तब जाके आपको अपील का टॉपिक समझ में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं आपके सामने अपील का टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, तो थॉरली हमें चीजों को समझना पड़ेगा। तो 2 मिनट के अंदर मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ चीजों को, ठीक है। तो अपील हमारा सेक्शन 413 से लेके 435, चैप्टर नंबर ये हमारा 31 आ जाता है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। अपील जो अपने आप में इनहेरेंट राइट नहीं होता, अपील जो है एक स्टैट्यूटरी राइट होता है। और सेक्शन 413 एक हमारा जनरल प्रोविजन है जो बात करता है कि जहां जहां पे अपील फाइल करने का अधिकार है, केवल वहीं वहीं आप अपील फाइल कर सकते हो और बाकी जगह पे अपील फाइल नहीं कर सकते हो। विक्टिम के पास यहाँ पे अधिकार दिया हुआ है कि विक्टिम के पास भी अधिकार है कि वो अपील फाइल कर सकता है। किन सर्कमस्टांसेस में? केवल 3 सर्कमस्टांसेस में, जहां पे एक्यूज को एक्विट करा गया हो, या एक्यूज को कन्विक्ट करा है फॉर लेसर ऑफेंस के लिए, या इन एडवोकेट कंपनसेशन दिया गया है विक्टिम को, तो उसके लिए अपील जो है फाइल करी जा सकती है ओनली बाय द विक्टिम, नॉट ओनली बाय द विक्टिम, ठीक है। ये बात हमने समझी थी। अब कहां पे अपील फाइल नहीं हो सकती है, तो मैंने 3 सिचुएशन बताई थी, ए, बी और सी। ए सिचुएशन हमारी सेक्शन में 413, जहां पे विक्टिम के पास अधिकार है, केवल वहीं विक्टिम जो अपील फाइल करेगा और बाकी जगह पे नहीं कर सकता है, ये हमने बात पढ़ ली थी। बी सिचुएशन में हमने क्या बात करी थी कि पेटी ऑफेंसेस जहां पे होते हैं वहां पे अपील फाइल नहीं होती है। तो पेटी ऑफेंसेस हमारे कौन कौन से होंगे, ठीक है। पेटी ऑफेंसेस हमारे कौन कौन से होंगे? पहला, अगर हाई कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने 3 महीने की सजा पास करी है, पेटी ऑफेंस, अपील फाइल नहीं हो सकती। और 200 रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, तो अपील फाइल नहीं हो सकती है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने केवल 100 रुपए का जुर्माना लगाया है, पेटी केस है, अपील फाइल नहीं हो सकती। और अगर समरी सूट है तो वहां पे 200 रुपए का अगर फाइन लगाया गया है तो अपील फाइल नहीं हो सकती। और एक सिचुएशन यहाँ पे ये बता रखी है कि अगर मोर देन वन ऑफेंस की अगर कन्विक्शन है, उनको क्लब करके अगर 3 महीने से ज्यादा अगर सजा होती है, तो अपील फाइल हो सकती है, अपील फाइल हो सकती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। और अगर कोर्ट ने जो है टर्म ऑफेंस भी दिया और फाइन भी लगाया है, और फाइन का पेमेंट ना करने की वजह से, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की वजह से अगर कन्विक्शन हो जाती है, ठीक है, तो जैसे कि 3 महीने की प्लस 100 रुपए का जुर्माना लगाया और 100 रुपए पे नहीं करते हो, तो आपको 1 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है डिफॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए। तो क्या वो क्लब करी जाएगी? तो 4 महीने हो गए हैं, तो क्या वो अपने आप में अपील फाइल करने का आपके पास रास्ता ओपन अप हो जाता है? नहीं होता है, ठीक है। ये बातें हमने एक बेसिक पढ़ी थी ए बी सी के अंदर, ठीक है। सी के लिए हमने एक बात ये भी करी थी कि अगर एक्यूज पर्सन जो है प्ली ऑफ गिल्ट अपने आप में कर लेता है, कबूल कर लेता है, देन एक्यूज डोंट हैव द राइट टू फाइल द अपील, ठीक है। और अगर एक्यूज के पास कोई अधिकार नहीं अपील फाइल करने का अगर उसको कन्विक्शन मिलती है ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्ट के लिए। लेकिन अगर बात करी जाए कि लीगैलिटी, एक्सटेंट, ठीक है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए अगर वो अपील फाइल करना चाहता है, एक्यूज पर्सन तो कर सकता है, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने जो है कन्विक्शन पास करी है, तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए भी अपील फाइल नहीं कर सकता एक्यूज पर्सन। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अगर कोई प्ली ऑफ गिल्ट के लिए कन्विक्शन पास करी है, तो एक्यूज के पास अपने आप में अपील फाइल करने का रास्ता ओपन अप हो जाता है। कब? अगर जो है क्वांटम ऑफ सेंटेंस का ग्राउंड बना के, एक्सटेंड या लीगैलिटी का ग्राउंड बना के अगर वो अपील फाइल करना चाहता है, तो वो कर सकता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये बात हमने कहां पढ़ी थी? सेक्शन नंबर 416 के अंदर, ठीक है। तो ए वाली बात सेक्शन 413, बी वाली बात हमारी सेक्शन में 417, और सी वाली बात हमारी सेक्शन में 416 के अंदर। तो 413, 416 और 417 याद हो गई बात? अरे बता दो, सभी लोग ये चीज रिवाइज करी है सभी लोगों ने? तो 413 ए पॉइंट, 417 बी पॉइंट, 416 सी पॉइंट। जितने भी लोग क्लास में हैं एक बारी मुझे बताओ यार, यहां तक बात है ना? क्लियर है ना? चलो बढ़िया है, ठीक है। और 413 का एक 413 का एक प्रोवाइजो भी ये कहता है कि अपील फाइल करने का जो विक्टिम के पास अधिकार होता है वो कहां पे होता है? केवल 3 सिचुएशन में, जहां पे एक्यूज पर्सन को एक्विट करा गया हो, ठीक है, जहां पे एक्यूज पर्सन को लेसर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी गई हो, जहां पे एक्यूज पर्सन को इन एडवोकेट कंपनसेशन ग्रांट करते हुए विक्टिम नाखुश है, तो उसके लिए अपील फाइल करी जा सकती है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए, क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए, ठीक है, या इन एडवोकेसी ऑफ सेंटेंस के लिए, मान लेते हैं कि 2 साल की सजा होनी चाहिए थी और एक्यूज पर्सन को ट्रायल कोर्ट ने 2 महीने की सजा दे दी है, तो ये तो बहुत इन एडवोकेसी ऑफ सेंटेंस है। तो इसके लिए अपील फाइल करने का अधिकार किसके पास है? केवल और केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास अधिकार है। ये बात कहां पड़ी है? सेक्शन में 418 के अंदर। ये बात सेक्शन में 418 के अंदर हमने पढ़ी थी, हाँ है ना? 418 के अंदर क्या बोला हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने पीपी को, अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को राइट देंगे कि वो जो है अपना इन एडवोकेसी ऑफ सेंटेंस के लिए अपील फाइल करेगा। देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल फाइल द अपील, ओनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन द ग्राउंड ऑफ इन एडवोकेसी ऑफ सेंटेंस के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर कोई सेंट्रल एक्ट होता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है,
यहाँ कोई सेंट्रल एक्ट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्योरली इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन देते हैं फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडवोकेसी ऑफ सेंटेंस के लिए। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं इस बातों का। तो हमने अभी तक कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं? 413 पढ़ा है, ठीक है, 417 पढ़ा है, ठीक है, जहां पे हमने बात करी थी 417 के अंदर पेटी ऑफेंसेस के लिए। 416 हमने किस बारे में बात पढ़ी थी? यहाँ पे प्ली ऑफ गिल्ट के लिए, ठीक है। और 418 हमने एक सेक्शन पढ़ा है। तो 413, 416, 417 एंड 418। 418 यहाँ पे सरकार अपील फाइल करती है ऑन द ग्राउंड ऑफ इन एडवोकेसी ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये विक्टिम का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होता है। चलो अब थोड़ा सा हम चीजों को आगे समझते हैं, ठीक है। ऐसे टिप्स पे आपकी चीजें रहेंगी ना तो प्रीलिम्स क्लियर करने में आपको कोई मुश्किल आएगी नहीं। और ये टिप्स पे कैसे क्लियर रहेंगी? एक बार ऐसे हमने कल पढ़ा था तो कुछ क्लियर हुई बातें, फिर हमने घर पे बैठ के रिवाइज करा और थोड़ी बहुत क्लियर हुई। अब क्लास के अंदर हमने 5 मिनट लगा के रिवाइज कर लिया तो और चीजें हमें क्लियर हुई, ठीक है। तो ऐसे ही बार बार रिवाइज करोगे तो आधे से ज्यादा चीजें क्लियर होते होते टिप्स पे सेक्शंस भी याद होने लग जाएंगे। अब आप बैठ के अपना रट्टा लगाने लगोगे, सेक्शन नंबर 1 में क्या है, सेक्शन नंबर 2 में क्या है, कुछ याद नहीं रहेगा। पेपर जब बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पे इतना प्रेशर होता है, सब भूल जाओगे। इससे बेहतर क्या है, टॉपिक वाइज अपनी चीजों को बार बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। कि आंखें बंद करी या फिर अपने आप से अपने चेहरे को आईने में डिस्कस करा कि सेक्शन में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कोई चीज याद नहीं आ रही है, रजिस्टर ओपन करा कि सर ने ये चार्ट में ये चीज लिखवाई थी, कहां लिखवाई थी, क्यों लिखवाई थी, बेरेक्ट के यूज करा, ठीक है। चलो अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट, ये अपना जरा कॉपी में अपना हेडिंग बना लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हम कहां कहां सिचुएशन में फाइल कर सकते हैं? देखो मुद्दे की बात यह है, 3 बातें हैं, 3 मुद्दे हैं, हालांकि 4 हैं जहां पे हम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील फाइल कर सकते हैं। आप लोग बेरेक मत खोलना भी, ठीक है। मैं अभी बेरेक बाद में रीड कराऊंगा, पहले थोड़ा सा चार्ट बनवा लेते हैं ना, ठीक है। एक बात बताओ, अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल कर रहे हैं तो भाई सीधा पहला पॉइंट तो यही आएगा, अगर हाई कोर्ट ने केस ट्राई करा है, अगर हाई कोर्ट ने केस ट्राई करा है तो हाई कोर्ट की अपील क्या नीचे वाली कोर्ट में जाएगी? नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाली कोर्ट में जाएगी। तो हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाँ है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अगर हाई कोर्ट ट्राइड एज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो अपील कहां फाइल होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 415, ठीक है, बीएनएसएस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 415 के अंदर ये बात हमारे को क्लैरिफाई करी है, सेक्शन नंबर 415 के अंदर ये बात को हमारे को क्लैरिफाई करा हुआ है कि अगर हाईकोर्ट ने ट्राई करा एज ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कोई भी मैटर तो उसकी अपील कहां फाइल होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। एक सेक्शन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे साइड में मैं बता देता हूँ, लेट मी चेक। इसके आगे ना एक बार ये लिख लीजिए, सेक्शन में 447 को एक बार देख लेना, ठीक है। इसके साथ में ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाली बात है ना, यहाँ पे एक सेक्शन में 447 को एक बार देख लो। सेक्शन में 447 अपने बेरेक में एक बार ओपन अप करो, सिर्फ ये बात को समझने के लिए, ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाली बात को समझने के लिए 447 का एक बार आप लोग ओपन अप करिए। सेक्शन में 447 क्या कहता है? पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो केस को ट्रांसफर कर सकता है या अपील को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके अंदर आप एक बारी पहले पूरा सेक्शन पढ़ ही लेते हैं। Whenever it is made appear to the high court, अगर हाई कोर्ट के सामने ऐसे तर्क सामने आते हैं, ऐसे फैक्ट्स सामने आते हैं, कैसे फैक्ट सामने आते हैं देखते हैं कि फेयर एंड इम्पार्शियलिटी इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी, मतलब कि हाई कोर्ट साहब आपके नीचे जो अदालतें हैं ना, हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन सी कोर्ट होगी? कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा, हाँ है ना। यही सारी नीचे की कोर्ट्स हैं कि साहब नीचे वाली जो कोर्ट है ना, वहां पे मेरा ट्रायल चल रहा था लेकिन वहां पे मेरी जो जज साहब बैठे हुए हैं ना, वो मेरी इंक्वायरी फेयर तरीके से कर नहीं रहे, मुझे सुनने का मौका ही नहीं दे रहे, मैं अपने पक्ष को रख ही नहीं पा रहा हूं। तो जैसा मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी इंक्वायरी गलत चल रही है या मेरा ट्रायल गलत चल रहा है। तो अगर हाईकोर्ट के सामने बात सामने आती है, ठीक है, और कौन सी सामने बात आती है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, जैसा नीचे वाली अदालतों में ना एक क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ है, या फिर आपके सामने मैं गुहार लगाने के लिए आया हूं कि मेरे पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ आ चुका है, प्लीज हाईकोर्ट साहब इसके ऊपर कुछ कीजिए, या फिर that an order under this section required by provision of this Anita or will tend to general, या फिर जनरल कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, हाईकोर्ट साहब आपको मेरे पर्टिकुलर मैटर में संज्ञान लेना पड़ेगा जनरल कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मैं भी इसके साथ पीड़ित हूं,
मैं भी परेशान हूं, मेरे साथ साथ पीछे और भी पूरी जनता है परेशान हो। जनरल कन्वीनियंस के लिए आप हमारे लिए कुछ फैसला सुनाइए, ठीक है? या एंड ऑफ जस्टिस, या जैसा आप इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर संज्ञान लियोगे, खुद संज्ञान लियोगे, तो ये हमारे लिए एंड ऑफ जस्टिस, मतलब आप हमारे लिए उभार कर रहे हो, एंड ऑफ जस्टिस कर पाओगे अगर आप इस पर्टिकुलर मुद्दे पे आप खुद संज्ञान लोगे। तो समझ में आई मेरी बात? क्या क्या इशू आए हैं कि हाई कोर्ट के पास क्या मुद्दे लेके हम जाएंगे कि हाई कोर्ट साहब प्लीज आप कुछ करिए। 447 में पहला हमने क्या ग्राउंड पढ़ा कि अगर फेयर और इंपार्शियलिटी हो रही है इंक्वायरी एंड ट्रायल के अंदर, या क्वेश्चन ऑफ लॉ आया है, या जनरल इनकन्वीनियंस, या फिर एंड ऑफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट से हम गुहार लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट साहब प्लीज आपको संज्ञान लीजिए। एम आई क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर बाय ऑल ऑफ यू और नॉट? बताओ एक बारी, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? जितने विद्यार्थी या क्लास में लोग प्रेजेंट हैं एक बारी मुझे बताओ। कि हाई कोर्ट के पास हम क्यों जा रहे हैं? चार मुद्दे हैं, या तो अपना फेयर एंड इम्पार्शियलिटी हमारे साथ हुई है इंक्वायरी या ट्रायल के अंदर, या दूसरा मुद्दा क्वेश्चन ऑफ लॉ, या तीसरा जनरल कन्वीनियंस के लिए, या एंड ऑफ जस्टिस के लिए। ठीक है, ठीक है यार, बाकी सब लोग कहाँ हैं क्लास के अंदर? गायब है क्या? ठीक है, सभी लोग क्लास में प्रेजेंट रहो भाई, सबके जवाब आ जाने चाहिए, वरना मेरे को लगता है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का जवाब अगर नहीं आता है तो मुझे लगता है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। तो वैसे केस में यार हाईकोर्ट हाथ में हाथ बैठे रहेंगे? हाईकोर्ट कुछ ना कुछ तो अपनी पावर दिखाएंगे ना, हाईकोर्ट कुछ ना कुछ तो पावर दिखाएंगे। तो हाईकोर्ट क्या करेगा? इससे ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो क्या ऑर्डर करेंगे? इट मे ऑर्डर, क्या ऑर्डर कर सकते हैं कि भैया देखो जो ऑफेंस है ना, जिसके इंक्वायरी और ट्रायल बाय एनी कोर्ट, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं 197 से 205 के अंदर कौन कौन से केसेस होते हैं, एक बार चेक करो पेज पलट के। 195 से लेके जितना ज्यादा बेरक आप बार बार पेज पलट के चेक करोगे ना, उतनी चीजें याद रहेंगी। 197 से लेके 208, यानी कि जुरिडिक्शन के बारे में बात करिए, कौन सी कोर्ट के पास कौन सा केस जाएगा, चोरी जहां पे हुई है वहीं पे उसी जुरिडिक्शन की कोर्ट के पास केस चलाया जाएगा। यही सब बातें पड़ी थी ना। चाकू मैंने दिल्ली में मारा, जब मैंने चाकू दिल्ली में मारा, जो विक्टिम था वो भागा भागा गाजियाबाद में भी चला गया, तो दिल्ली की कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन है, गाजियाबाद वाली कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन है। ये सब मामले हमारे 197 से 205 के अंदर गवर्न होते हैं, हाँ है ना? तो वैसे केस में मान लेते हैं कि दिल्ली की कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, मतलब दिल्ली की कोर्ट में एक केस चल रहा है, दिल्ली की कोर्ट जो है सुनवाई ढंग से नहीं कर रही है, तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है? दिल्ली की कोर्ट से केस को छीनकर, मतलब उनसे केस बना के गाजियाबाद की कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, कर सकता है, कोई मना ही नहीं है। ऐसा किया जा सकता है, किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई भी पर्टिकुलर केस या अपील या क्लास ऑफ अपील वगैरह वगैरह वो ट्रांसफर कर सकता है कि एक क्रिमिनल कोर्ट से अपील को या सूट्स के वापसी लेकर दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना, दूसरी कोर्ट में अपील को ट्रांसफर करना, किया जा सकता है, किया जा सकता है। दैट अ पर्टिकुलर केस कमिट फॉर द ट्रायल टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, या फिर ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि ये वाला केस कॉमिटल केस है, तो ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है, दूसरे कोर्ट ऑफ सेशन जज को साहब को जो है कॉमिटल करके केस दिया जाए सुनवाई के लिए, ऐसा भी किया जा सकता है। और है हमारा फोर्थ पॉइंट, और है हमारा 447 का फोर्थ पॉइंट, जो यहाँ पे हमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात है, दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील टू बी ट्रांसफर्ड टू एंड ट्राइड बिफोर इट बाय इटसेल्फ। क्या हाई कोर्ट साहब ये भी बोल सकते हैं कि सब छोड़ो, सब लोगों को भाड़ में जाने दो, सारी कोर्ट्स को साइड रखो, ये जो केस है ना भैया मेरे पास भेज दो, मैं इसका ट्रायल चलाऊंगा, ये केस मेरे पास भेज दो, मैं ट्रायल चलाऊंगा। तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट आने के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। समझ में आई मेरी बात या नहीं? अरे बता दो। तो ये मान लिया जाएगा कि डायरेक्ट हाई कोर्ट ने ही संज्ञान लिया है। तो यहां पे बोला जा सकता है कि हाई कोर्ट इज ट्राइंग द ऑफेंस ऑफ एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, बिल्कुल। बट अगर हम शेड्यूल नंबर 1 की बात करें यार, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर ऑफेंसेस बात करी हुई है बीएनएसएस के शेड्यूल नंबर 1 में, तो वहां पे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी बता रखी है यार? केवल कोर्ट ऑफ सेशन ही बता रखी है, हाई कोर्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, हाई कोर्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। बट यानी कि शेड्यूल नंबर 1 के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट कैन नॉट ट्राई दी केस एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बात ये क्लियर हो जाती है, हाई कोर्ट में मामला जा ही नहीं सकता है। बट फिर भी क्या हाई कोर्ट खुद अपने पास केस को ट्रायल चलाने के लिए बुला सकता है? अपने पास बुला सकता है, कोई मना ही नहीं है, कोई मना ही नहीं है। ठीक है, और कुछ कुछ हाई कोर्ट हमारी ऐसी भी होती है जो पेटेंट हाई कोर्ट्स होती है। ठीक है, पेटेंट हाई कोर्ट्स होती है, वो सिविल केसेस में होता है, वो क्रिमिनल केस में नहीं होता। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं ना, सिविल लॉ तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, क्रिमिनल सिविल लॉ में हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन कानून के अंदर होता है, डायरेक्ट मामला जो है हाई कोर्ट में जाता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर दिल्ली के अंदर कोई सिविल केस 2 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला होता है ना, तो उसका जुरिडिक्शन केवल दिल्ली हाई कोर्ट के पास होता है। कि अगर मान लेते हैं कि प्रिया मेरे 3 करोड़ रुपए लेके भाग चुकी है, मैंने 3 करोड़ रुपए
प्रिया को पेमेंट करी थी, अब मैंने प्रिया के घर गया टिंग टॉन्ग, प्रिया मेरे पैसे दो 3 करोड़ रुपए, प्रिया ने मुझे मार के भगा दिया, तो वैसे केस में मैं रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करूंगा प्रिया के खिलाफ। तो क्या मैं कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाऊंगा? नहीं, मैं डायरेक्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रिया के खिलाफ केस दायर करूंगा एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, बिकॉज इन इंडिया देयर आर फ्यू हाई कोर्ट्स हु आर नोन एज पेटेंट हाई कोर्ट्स। ठीक है, पेटेंट हाई कोर्ट्स का मतलब यही होता है कि वो अपना ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके पास आप सीधा मुकदमा दायर करने के लिए आ सकते हो। केवल सिविल वाली बात में कर रहा हूं, केवल सिविल, क्रिमिनल में नहीं होता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, चलो जी हाई कोर्ट के पास चलते हैं, या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट चलो कमिट कर देगी, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट नहीं करेगी, हाई कोर्ट को करेगी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाई कोर्ट खुद चाहेंगे तो अपने पास बुलाएंगे, वरना नहीं चाहेंगे। क्रिमिनल लॉ में ऐसा होता है, तो सब में ये सिविल और क्रिमिनल में आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, जैसे करोगे ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाली बात क्लियर है, ये भूलना मत। अब ऐसे केस में मैंने एज अ हाई कोर्ट अपने पास पहले केस को ट्रांसफर कराया, कोई सी भी कोर्ट हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अपना ट्रांसफर करा सकता हूं, सीजीएम से ट्रांसफर करा सकता हूं, कोर्ट ऑफ सेशन से अपने पास ट्रांसफर करा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस ऑफ केसेस की बात करी है, नहीं करी, तो कोई भी केस हो सकता है। तो मैंने इसका ट्रायल चलाया, तो मेरे जजमेंट से दोनों में से कोई भी पार्टी खुश नहीं होगा, तो वो अपील फाइल करना चाहेगा, तो अपील फाइल कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी, एज पर सेक्शन 415। ठीक है जी, अब बताओ, इतनी छोटी सी बात को समझाने के लिए हमें ये समझ में चीजों को आनी चाहिए, अगर ये चीज हमारी क्लियर नहीं होगी तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक और बात करी जाती है कि मान लेते हैं मैं कोर्ट ऑफ सेशन हूं, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन होने के नाते मैं कितनी सजा पास कर सकता हूं? एज अ कोर्ट ऑफ सेशन मैं कोई भी सजा पास कर सकता हूं, 1 दिन की से लेके डेथ पेनल्टी तक मैं दे सकता हूं, है ना? तो यहां पे क्या है, हाई कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ, ध्यान से समझना, ऑर्डर ऑफ एक्विटल passed by lower court into conviction to death sentence, लाइफ इम्प्रिजमेंट, या और है यहाँ पे, ठीक है, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 years और अबव, देन उस केस में अपील कहां फाइल होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल होगी। ये बात कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 420 में। तो अपील कहां फाइल होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपील फाइल होगी। यानी कि सीधे शब्दों में मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नीचे की अदालत ने एक्यूज्ड व्यक्ति को एक्विट करा। अब एक्विट करने के बाद में जो अपील फाइल करी गई है वो हाई कोर्ट में अपील फाइल करी गई है। अब उस एक्विटल ऑर्डर को हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है? कन्विक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि कन्विक्शन के तौर पे हम एक्यूज को या तो 10 सेंटेंस देते हैं, या लाइफ इंप्रिजमेंट देते हैं, या 10 साल तक या उससे ज्यादा का कोई भी पनिशमेंट देते हैं। अब इससे एग्रीव्ड होकर जो एक्यूज पर्सन है वो अपील फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। लोअर कोर्ट ने एक्विट करा, हाई कोर्ट ने एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स करके 10 सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजमेंट, 10 साल तक या उससे ज्यादा की सजा पास कर दी है। देन उस केस में हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट से एग्रीव्ड होके एक्यूज पर्सन कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये बात को थोड़ा सा समझ लेना कि हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया एक्विटल के ऑर्डर को। जो एक्विटल का ऑर्डर था वो लोअर कोर्ट ने पास करा गया था, और एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद सजा क्या दी है भैया? कन्विक्शन दी है, या तो डेथ की, या तो एलआई की, या तो 10 साल या उससे ज्यादा ऑफेंस के लिए अपनी पनिशमेंट दी गई। देन उस केस में एग्रीव्ड होकर जो एक्यूज पर्सन है वो कहेगा यार मैं नीचे की अदालत में तो एक्विट हो गया था, हाई कोर्ट ने तो मुझे अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया, हाई कोर्ट ने तो मुझे अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया आप सब लोगों को। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। एक होता है आर्टिकल होता है ये क्या बोलते हैं, आर्टिकल होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 132, आर्टिकल नंबर 132 क्लॉज 1। आपके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट है तो प्लीज एक बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट निकालिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बार बेरेक्ट निकालिए, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 132 होगा, आप एक बार इसे ओपन अप करो। Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from the High Court
इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ केसेस में जो हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए गए हैं उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास एज अ एपेलेट जुरिडिक्शन होगा, यानी कि उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेगा एज अ एपेलेट कोर्ट के तौर पे, एपेलेट जुरिडिक्शन के तौर पे। तो ऐसा आर्टिकल नंबर संविधान का 132 हमें सुप्रीम कोर्ट का अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट आप जो है ना कहीं कहीं जगह पे एपेलेट कोर्ट की तरह भी काम करोगे, कहीं कहीं जगह, हर जगह नहीं, ठीक है, हर जगह नहीं। तो आर्टिकल 132 क्या कहता है कि अगर अपील एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हाई देश के किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट, कोई डिक्री, कोई फाइनल ऑर्डर पास करा गया है, उसकी अपील कहां फाइल होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर होगी, ठीक है। वेदर इन अ सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग, भले ही वो मामला हाई कोर्ट के सामने जो चल रहा है वो सिविल वाला हो, क्रिमिनल वाला हो या अदर प्रोसीडिंग वाला हो, अपील तो फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर कोई हाई कोर्ट ने जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर पास करा गया है, ठीक है। इफ द हाई कोर्ट, इसमें एक अमेंडमेंट करी गई थी, संविधान में अमेंडमेंट करी गई थी, कब करी गई थी? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया था, उसके अंदर ये पॉइंट एक ऐड करा गया है कि देखो देखो देखो, जब हाई कोर्ट जो है अपना कोई भी फैसला सुनाएगा, हाई कोर्ट जो है एक अपना कोई भी फैसला सुनाएगा, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर अपना पास करेंगे, तो एज पर अमेंडमेंट ऑफ 44th CAA 1978 के अंदर ये बात डाल दी गई थी कि हर कोई मुद्दा लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेगा, मतलब हाई कोर्ट ने आज कोई जजमेंट दिया, ठीक है, या कोई डिक्री पास करी है या कोई ऑर्डर पास करा गया है, तो आप डायरेक्ट मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। लोग जा रहे थे, लोग जा रहे थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास बर्डन आ गया था, ठीक है, कि वैसे ही हम यार गिने चुने जजेस हैं। अच्छा, गिने चुने जजेस हैं, कोई बता सकता है सुप्रीम कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ है? मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट के पास में? बताओ जरा एक बारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अपना जो कोर्ट है उसमें कितने जज बैठते हैं? एक बैठते हैं, जज साहब 2 3 4 5 100 50, कितने जज बैठते हैं? कोई है हमारी क्लास में इस बात का जवाब देने के लिए? अरे भैया 33 जज बैठते हैं, ये तो मैंने सुना है। बताओ कितने जज बैठते हैं? देखो भैया 34 जज होते हैं, 34, उसमें से 33 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और एक जो CJI साहब होते हैं, एक जो CJI साहब होते हैं, ठीक है। तो जो CJI अभी करंटली कौन है CJI साहब हमारे? बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी। अच्छा जी, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी जो है वो कौन से नंबर के CJI हैं? ये भी बता दो, कौन से नंबर के CJI हैं? फिफ्टी फर्स्ट CJI है हमारे को, ठीक है, 51st CJI है। एंड उनके बाद अब कौन बनेंगे? आई गेस 23 मई को बनेंगे ना नए CJI, 23 मई को। बट जो सक्सेसर हैं, जो सक्सेसर होंगे अब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी के बाद में जो नए सक्सेसर आएंगे उनका नाम अनाउंस कर दिया गया है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 46 थे क्या? भाई मैं डर गया, मेरे को एकदम शौक लगा कि यार मैं गलत तो नहीं बोल रहा, 46 तो बहुत पुराने वाले जज थे यार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करा करो, वही तो गलतियां पता लग जाती है ना अपनी, ठीक है। तो जो नए वाले जज आएंगे ना शायद वो 23 मई को शायद अपॉइंट होंगे, मेरे डेट इसके लिए कंफर्म नहीं है, 23 की वजह 29 मई भी हो सकती है, मेरे को दिमाग में कंफ्यूजन है। नए वाले जज होंगे BR घई, ठीक है, BR घई, ऑनरेबल जस्टिस BR घई, हाँ बिल्कुल लिप्स, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। घई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है? गवई, ठीक है, BR गवई, ठीक है, चलो। हाँ तो मुद्दे पे आते हैं, हम क्या बात कर रहे थे? आर्टिकल 132 की ना, चलो 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 132 एक बार दोबारा पढ़ो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर पास करा जाता है तो मुंह उठा के हम सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे एज पर आर्टिकल 132 में हमें 132 में हमें अधिकार मिला हुआ है यार, जा सकते हैं? नहीं। तो 44th अमेंडमेंट CAA 1978 के अंदर संविधान में करा गया, उसमें बोल दिया गया भैया देखो, अगर हाईकोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर पास करा गया है तो ठीक है, अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आप जो है हाईकोर्ट से दरख्वास्त करोगे कि साहब आपके दिए गए जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर का मैं अपील फाइल करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर हाईकोर्ट जो है इस मामले को संज्ञान में लेगा। हाईकोर्ट ये चेक करेगा कि क्या इस आपके मामले में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, नहीं है। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि हाँ यार यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल के आ रहा है आपके मुद्दे में, तो हाईकोर्ट जो है फिर आपको एक सर्टिफिकेट देगा साइन करके, थप्पा लगा के, कि दिस केस इज फिट for appeal before the Supreme Court as it involves the substantial question of law,
ये बात ऐड कर दी गई आर्टिकल 132 के अंदर कि अब हर कोई मुंह उठाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल ना करे। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है ना? तो अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अंदर अगर अपील की बात करी जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा अपीलेट कोर्ट काम करता है? बिल्कुल करता है यार, कोई मनाही वाली बात नहीं है, करता है। बट क्यों सुप्रीम कोर्ट में हम कब जा सकते हैं भाई? देखो, अगर कोई हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर पास कराए तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो। प्लस हाई कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि दिस केस इज फिट फॉर अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इट इन्वॉल्व्स द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। पढ़ लेते हैं आगे कुछ इसके बारे में लिखा है क्या। तो इसमें लिखा है ना, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134 कैपिटल ए, 134 कैपिटल ए को भी एक बार रीड कर लो क्या कह रहा है कि सर्टिफिकेट फॉर अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी हाई कोर्ट पास करता है या कोई जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास करता है जो भी आर्टिकल 132 के अंदर रेफर करा गया है, 133 में भी जो रेफर करा गया है, ठीक है, 134 में भी जो रेफर करा गया है, तो वो ये चेक करेगा कि भैया ये केस फिट है ऑन इट्स ओन मोशन एंड इफ एन ओरल एप्लीकेशन में इमीडिएटली डीम्ड दिस, ठीक है। हाँ, वो सर्टिफिकेट पास कर जाएगा। ये ऐड करा गया अमेंडमेंट से 44th अमेंडमेंट के तहत। 44th अमेंडमेंट CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया था। देन ये आर्टिकल नंबर 134 कैपिटल ए एज वेल एज 132 के अंदर अमेंडमेंट करी गई थी। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। बट अभी हम कौन सा कानून पढ़ रहे हैं जी? हम सिविल केस पढ़ रहे हैं क्या? सिविल कानून पढ़ रहे हैं हम? CPC पढ़ रहे हैं हम? नहीं, हम तो BNSS पढ़ रहे हैं। तो क्या संविधान के अंदर केवल और केवल एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल मैटर्स के लिए भी कोई संविधान का प्रोविजन है क्या जहां पे बोला गया हो कि सुप्रीम कोर्ट साहब आप जो है एपेलेट जुरिडिक्शन क्रिमिनल मैटर्स की रखोगे? हाँ जी, तो हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 134 ओपन अप करिए। आर्टिकल नंबर 134, 132 तो एक जनरल बात कह रहा है, जनरल सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अब 134 पे आ जाओ। 134 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेलेट जुरिडिक्शन की तरह भी काम करेगा। कब? अगर कोई क्रिमिनल मैटर होगा, अगर कोई क्रिमिनल मैटर होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑर्डर सेंटेंस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई ऑर्डर सेंटेंस पास करा गया है तो उसकी अपील कहां लगेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे लगेगी, ठीक है। इसमें बताऊं, मैं आपको पहले मुद्दे की बात बता देता हूं। इसमें कुछ बात वही है, सेम है, बट ये इसमें बस एक छोटी सी बात बोल रखी है भाई। देखो, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाला अगर कोई मामला है ना, अगर कोई ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाला मामला है जिसमें हाईकोर्ट खुद केस को अपने पास बुलाता है, विड्रॉ करता है, अपने पास बुलाता है कि सुनो सुनो CJM, ये केस मैं ट्राई करूंगा, कोर्ट ऑफ सेशन इस केस को मैं ट्राई करूंगा एज अ केस में भी, ठीक है। तो अगर हाईकोर्ट खुद अपने पास केस को विड्रॉ करके अपने पास ले आते हैं और उसका ट्रायल खुद चलाते हैं, फिर अपना जजमेंट, कोई डिक्री या सेंटेंस, डिक्री तो बोलेंगे नहीं, जजमेंट या ऑर्डर सेंटेंस पास करते हैं, और उसके बाद में अगर कोई पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी अपील फाइल करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में, देन आर्टिकल नंबर 134 के अंदर एक बात बोल दी गई है कि हाई कोर्ट फिर उस मामले में भी सर्टिफिकेट देगा। दिस केस इज फिट फॉर द अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इट इन्वॉल्व्स द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन ओनली यू कैन फाइल द अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये बात आर्टिकल 134 के अंदर लिख दी गई है। समझ में आई मेरी बात? और वैसे भी यार 415 के सब स्टैट्यूट के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन में ये बात पहले लिखी हुई है। बट यहाँ पे अगर मैं BNSS की तहत की बात करूं तो सर्टिफिकेट का कोई मामला नहीं है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो, एक बार 134 को क्या कह रहा है कि अगर कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगी तो कौन सी अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्रिमिनल मैटर्स में? कि अगर कोई जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, सेंटेंस पास करा गया हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो इफ द हाई कोर्ट हैज एन ऑन अपील रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एक्यूटल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। ओहो, अभी तो यही तो पढ़ा था हमने, हाँ है ना, कि अगर मान लेते हैं कि हाई कोर्ट जो है एज एपेलेट कोर्ट काम कर रहा है, हाई कोर्ट ने क्या करा, हाई कोर्ट के पास एक अपील आई, उस अपील को रिवर्स कर दिया, मतलब कि हाई कोर्ट नीचे की अदालत ने तो एक्विट करा, अब एक्विटल की अपील हाई कोर्ट के पास आई, हाई कोर्ट ने एक्विटल के ऑर्डर को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके क्या दे दिया? डेथ सेंटेंस। रिवर्स करके क्या दे दिया? डेथ सेंटेंस। बट स्टैट्यूटरी प्रोविजन में और एक्सटेंशन दे दिया कि अगर हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस के साथ साथ डेथ सेंटेंस की बजाय अगर LI भी दे दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अगर 10 साल तक या उससे ज्यादा सजा तो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन संविधान में केवल डेथ के लिए बोला हुआ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर LI एंड 10 साल तक या उससे ज्यादा बोला है। सबको एक बात बताओ, कंफ्यूजन जो आनी चाहिए बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को एज वेल एज स्टैट्यूटरी प्रोविजन को पढ़ने के बाद में, आपको तो नहीं आ रही है। मैंने आपको क्या बताया था? आपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, हमारा संविधान क्या है? सुप्रीम है नहीं है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? ये बताओ पहले तो तुम लोग, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सर्वोच्च है?
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर भी कुछ है क्या, या कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है? ये बताओ यार, बता दिया करो, तुम लोग बहुत लेट जवाब देते हो। लिखने का तो भी कुछ है ही नहीं, अभी तो मैंने तीसरा ये लिखवाया नहीं है, अभी लिखवाएंगे। ठीक है, ये बात कहां लिखी हुई है, बता सकता है कौन? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे कॉलेज वाले भी यही बात हमें पढ़ाते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। लिखी कहां है ये बात, ये बता दो बस में। अगर सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं तो लिखी होगी ये बात, या फिर ऐसे मन से बोल रहे हो कि चलो चलो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में तो वही सुप्रीम है? यार कहीं ना कहीं तो लिखी हुई ना हो, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात निकल के आ रही होगी जो ये प्रूव करती हो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है। ऐसी हवा में बोल रहे हो नहीं तो तुम लोग बताओ, बता सकता है कोई मेरे को? अच्छा, एक सिंपल मेरा जवाब है कि हाउ यू कैन से दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, व्हाई यू विल से दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम? इंटरव्यू का सवाल है आपसे, बताओ क्या जवाब दोगे? आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, छोटी सी पोस्ट है उसके लिए, ठीक है? मान लेते हैं डीएलएसए के अंदर, लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैनल का एडवोकेट बनना है आपको, ठीक है? तो उसमें इंटरव्यूअर ने आपसे ये सवाल पूछा कि हाउ यू विल प्रूव दैट दी अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, हाउ यू विल प्रूव? बताओ क्या दोगे जवाब इंटरव्यूअर को? बस यही नहीं पढ़ा हमारे को बचपन में, कॉलेजेस में, या फिर कहीं पे भी कोचिंग वोचिंग वाले हमें ये तो पढ़ाते हैं, यूट्यूब कोचिंग वाले हमारे को ये तो पढ़ाते हैं कि संविधान इज सुप्रीम। बच्चों एमसीक्यू आएगा ना, उस पर टिक करके आना सुप्रीम पे, ठीक है? ये एलएलबी के बच्चे होते हैं भाई, फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है? देखो सीधी सी बात है, सिंपल सा जवाब है, बहुत सिंपल सा। देश में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, आप हो या मैं हूं? देश में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, आप हो या मैं? कोई भी नहीं यार, हम दोनों में से, हम तो एक नागरिक है, एक तो हम लोग तो आम नागरिक हैं। देश में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिपब्लिक माना जाता है, रिपब्लिक डे भी उन्हीं के वजह से ही हम मनाते हैं। रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को हम मनाते हैं वो उन्हीं की वजह से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो और जो आर्टिकल भी हैं संविधान के, वो हमने उस दिन एनफोर्स करे थे, और उसमें एक आर्टिकल था प्रेसिडेंट का, कि देश में, हमारे देश में प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड, देश के सुप्रीम पार्लियामेंट्री हेड, ठीक है? सुनील जी आपका जवाब अपनी जगह ठीक है, बट आई एम नॉट से दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है? बट फिर भी अभी आज आप सीख जाओगे। तो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करा जाता है, इलेक्टेड होता है, ठीक है? डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करा जाता है प्रेसिडेंट साहब को। कोई हेरिडेटरी ऑफिस तो होता नहीं है, राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए हमारे देश में जो राजा होगा हमारा, वो हम जो है डेमोक्रेसी के तौर पर इलेक्ट करेंगे, जनता इलेक्ट करके भेजा। हालांकि डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती प्रेसिडेंट की, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, ठीक है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होती है, वो बात अलग है, ठीक है? बट मुद्दे की बात यह है, हमारे देश में जो हमारा राजा होगा यार, वो हम खुद चूज करके भेजेंगे, ठीक है? ऐसा तो है नहीं ना कि कोई और राजा का बेटा राजा बन रहा है, भैया चूज भी कर लिया, प्रेसिडेंट के बच्चे को ही प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसा नहीं है ना, ठीक है? तो इससे, इस महत्व, इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, इसलिए हम जो है रिपब्लिक डे अपने देश में मनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी उसी दिन भी होता है, ठीक है? चलो ये भी बात अभी मुद्दे की नहीं थी। हमारे देश में प्रेसिडेंट होना चाहिए, हमारे देश में प्रेसिडेंट नाम की एक व्यक्ति की चेयर होनी चाहिए। ये बात कहां लिखी है, ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल में 52 में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी है ना आर्टिकल 52 में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की एक चेयर होनी चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, अगर ये नहीं लिखा होता तो प्रेसिडेंट नाम की जो चीज है वो हमारे देश में होती ही नहीं, सीधी सी बात है। संविधान में लिखी हुई है नई बात, तभी तो हमारे देश में है, अगर नहीं लिखी होती तो नहीं होती। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी पावर है, उन्होंने लिख दिया हमारे देश में प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो है, हाँ है ना? दूसरी बात, दूसरी बात, पार्लियामेंट ऐसी बना रखी है हमने पार्लियामेंट को, या बिना वजह ऐसी बना रखी है पार्लियामेंट? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए कि हमारे देश में प्रेसिडेंट होना, पार्लियामेंट होनी चाहिए, तभी है। अगर हमारे संविधान में ये बात नहीं लिखी होती तो नहीं होती, पार्लियामेंट नाम की चीज होती ही नहीं। संविधान में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होंगे, एक लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोलेंगे, एक राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलेंगे, तो है। अगर नहीं लिखा होता तो नहीं होता, तो इसके मतलब संविधान में लिखा है कि देश में पार्लियामेंट होगा, तो है, अगर नहीं लिखा होता तो नहीं होता, ठीक है? आर्टिकल नंबर 79 अगर आप पढ़ोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। तीसरी बात और ले लो, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर संविधान में ये बात लिखी हुई है तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है?
अगर ये बात हमारे देश में नहीं होती, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 124 के अंदर ये बात नहीं लिखी होती तो नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही अब मुद्दे पे आता हूं मैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 134 के अंदर, संविधान में आर्टिकल 134 में लिखा हुआ है कि अगर हाईकोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर पास करा गया है और हाईकोर्ट ने अपील सुनते दौरान अगर कोई जजमेंट को, एक्विटल के जजमेंट को रिवर्स कर दिया और उसमें कन्विक्शन दे दी डेथ सेंटेंस की, तो तब सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी तो जाएगी। अगर ये बात इसमें नहीं लिखी होती, संविधान में नहीं लिखी होती, तो शायद स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी नहीं होता। ये 420 नाम का सेक्शन होता ही नहीं, ये 415 नाम का सेक्शन होता ही नहीं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट एज एपेलेट कोर्ट कभी काम करता ही नहीं अगर ये बात संविधान में नहीं लिखी होती। तो बात समझ में आई मेरी बात या नहीं? तो ये सारी की सारी बातें समझने के बाद एक बात मन में क्लियर हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। बताओ मेरी बात क्लियर है? अब छोटा मोटा कोई चेंज करना हो, डेथ के साथ में एलआई जोड़ना हो, एलआई के साथ में 10 ईयर्स जोड़ना हो, यार वो जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम आर्टिकल नंबर 20 का क्लॉज 2 पढ़ते हैं, डबल जियोपार्डी, उसमें एक अंश दे दिए कि डबल जियोपार्डी नहीं होगा। एक बंदे को भैया आपने एक बार कन्विक्ट कर दिया तो उसको सेम अपराध के लिए दोबारा कन्विक्ट नहीं करोगे, ये एक अंश है। अब इसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है, बट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को बिना हिलाए आप कानून बना सकते हो, आप कुछ एडिशन भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? जिस लॉजिक से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये बात को, कि व्हाई वी कैन से दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कोई जवाब नहीं दे पाता इसका, और आंसर आपके मुंह पे होता है बट हम जवाब दे ही नहीं पाते यार। कितनी दुर्भाग्य वाली बात है। ठीक है, अब तो कोई बच्चा नहीं बोलेगा ना, मतलब ये तो नहीं बोलेगा सर हमें तो हमारे टीचर ने बस सिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, भाई ये नहीं पता क्यों होता है। ठीक है, क्लियर है? संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 134 में कि क्रिमिनल मैटर्स में हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अपील में अपीलेट कोर्ट की तरह काम करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो करेगा। अगर नहीं लिखा होता तो नहीं करता, तो ये प्रोविजंस भी नहीं होते। एम आई क्लियर? बात क्लियर है ना? ठीक है, चलो। तो आर्टिकल 132 एक जनरल हमने बात समझी थी कि भैया जो अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील फाइल करना चाहते हो, हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, अदर प्रोसीडिंग अगर कोई है, ठीक है, ये सारी बातें हैं हमारी, तो भाई वो अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएंगी, उसमें हाई कोर्ट जो पहले सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है, तो उसके बाद अपना सुप्रीम कोर्ट इज फिट केस फॉर दी अपील। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ या ना तो बता दो यार सब लोग। तुम लोगों के हाथ में दर्द है क्या, ये बताओ? पत्थर तोड़ के आए हो आप लोग जो हाथों में दर्द है, कि हाँ या ना भी लिखा नहीं जा रहा आप लोगों से? ठीक है, मैं उधर चेक कर लूं कि तुम लोगों ने उधर लैपटॉप पे लिखा हो, मेरे तक मैसेज ना आया हो, फिर मुझे तुम लोग नहीं बोला भाई, तो किसी ने नहीं बोला। हाँ जी सुनील जी, मैंने एक वीडियो में बताया था ये। ठीक है, चलो क्या कह रहा था मैं? तो 134 को दोबारा पढ़ो एक बार। अगर अपील में रिवर्स कर दिया, अगर केस विड्रॉ करके अपने पास बुला ले, विड्रॉ करके 447 में अभी हमने सेक्शन का कनेक्शन पढ़ा था ना कि भैया केस विड्रॉ करके अपने पास बुला सकते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन के तौर पे काम करेंगे। 447 415 का भी जिक्र कर दिया, 420 का भी जिक्र कर दिया संविधान में। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट जो हाईकोर्ट कब देता है, 134 कैपिटल ए के लिए नया सेक्शन बना दिया, नया आर्टिकल बना ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, द केस फिट फॉर अपील वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो ये सब बात की बातें। अब ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, बीइंग अ जुडिशियरी एस्पिरेंट, भैया संविधान आपके मुंह पे टिप्स पे याद होना चाहिए यार, प्लीज समझ जाओ। अगर ये भी चीज आप साथ साथ पढ़ते रहोगे ना तो आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। भले प्रीलिम्स मेंस की बात नहीं कर रहा, इंटरव्यू में फंसा देते हैं उल्टे सीधे सवाल पूछ के, क्योंकि रट्टू तोता नहीं बनना आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये 420 के अंदर ये बातें लिखी हुई है तो ये लिखी हुई क्यों है, 415 के अंदर ये ओरिजिनल ये बात लिखी हुई है, ये लिखी हुई क्यों है, इसका अंश, एसेंस, बेसिक स्ट्रक्चर इसका कहां मेंशन है? आर्टिकल नंबर 132 134 यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो यहां दोनों आर्टिकल लिख देता हूं मैं इसे। ठीक है, आर्टिकल 132 134 अपने आप समझ जाना। ठीक है, 132 जनरल रूल है और 134 एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल केस के बारे में बात करता है कि अगर हाई कोर्ट जो है कोई मामले को डिसाइड करता है तो हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट देगा। और ये सर्टिफिकेट के लिए कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल नंबर 134 कैपिटल ए। ठीक है जी, तभी और सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा कि दिस इज फिट केस फॉर अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, लिख लेना। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, बस ये लिख लेना, दिस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ।
और ये थप्पा लगा के साइन वाइन करके आर्टिकल 134 कैपिटल ए के तहत हाईकोर्ट सर्टिफिकेट दे देगा, फिर जाओ मुझे में बल्ले बल्ले करते हुए अपील फाइल करो। ठीक है, एक छोटा सा मेरे मन में और आ रहा है कि अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं भैया हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट, हर जगह पे हम हाई कोर्ट कर रहे हैं यार। अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना है एज अ अपील में, तो हाई कोर्ट तक तो मेरे को अपना सफर गुजारना पड़ेगा। यही हमारे को कानून कहने की कोशिश कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? बट यार एक मैं जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास मेरा केस चल रहा है। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास मेरा केस चल रहा है, तो मैं ऊपर जाऊंगा, पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगाऊंगा, फिर हाई कोर्ट में अपील लगाऊंगा, सेकंड अपील हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक तो मेरा रास्ता ही बंद हो जाएगा फिर। ठीक है, तो और पैसे मेरा कितना खर्च होगा भगवान जाने। ठीक है, पहले मैं कोर्ट ऑफ सेशन के वकील को, पहले तो मैंने ट्रायल कोर्ट का वकील को ढूंढूंगा, फिर कोर्ट ऑफ सेशन के वकील को ढूंढूंगा, फिर हाई कोर्ट के वकील को ढूंढूंगा। ठीक है, फिर बाद में रिट पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट तक डाल सकूंगा, तो चलो सुप्रीम कोर्ट के वकील को ढूंढूंगा। ठीक है, क्योंकि अथॉराइजेशन लेना पड़ता है ना, पता होगा इतना तो, कि अगर हम जो है दूसरी, मैं दिल्ली का एडवोकेट हूं, अगर मेरे को दूसरी कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाना है, तो क्या केस लड़ने में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं, एआईबी एग्जाम क्लियर है तो मैं जा सकता हूं। बट दूसरी कोर्ट में मेरे को अगर अपीयर होना है, दूसरी कोर्ट के हाई कोर्ट में अगर मुझे अपीयर होना है, तो मैं मुंह उठा के डायरेक्ट अपीयर नहीं हो जाऊंगा कि जैसा फला फला एडवोकेट हूं मैं, एआईबी क्लियर है, मेरी सुनवाई, मेरे केस को सुनो। नहीं, 2 मिनट में बाहर भगा देंगे हाईकोर्ट आपको। हाईकोर्ट आपसे बोलेंगे कि वकील साहब, क्या आपके पास इस पर्टिकुलर स्टेट के कोई भी वकील का ऑथराइजेशन है? अगर है तो आ जाओ, केस की सुनवाई शुरू करो। अगर नहीं है, सॉरी, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर एज एन एडवोकेट टू अपीयर बिफोर दैट पर्टिकुलर कोर्ट। ठीक है, ये रूल्स होते हैं अपने अपने हाई कोर्ट के, अपने अपनी स्टेट के हाई कोर्ट के अपने अपने ये रूल्स होते हैं। अगर नहीं पता है तो ये अपनी नॉलेज की, दिमागी नॉलेज की किताब में बात को ऐड कर लेना, ये बताएगा नहीं कोई आपको। ठीक है, चलो दोबारा मुद्दे पे आते हैं। मैं क्या कह रहा था वैसे, हाँ हाई कोर्ट कर रहा था मैं। तो मेरे को, मेरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट के आगे केस चल रहा है, अब मेरे को सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है यार, मैं जा सकता हूं? दिस इज माई क्वेश्चन। अगर मेरे को सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाना है, क्या मैं जा सकता हूं क्या? ये मेरा आप लोगों से एक बेसिक सवाल है, और हिंट देता हूं, बचपन से सिखाता आ रहा हूं मैं पॉइंट आपको, ये पॉइंट मैं आप लोगों को बचपन से सिखाता आ रहा हूं। अरे बता दो यार, आप लोग बताते नहीं हो। हाई कोर्ट तक तो मैं गया ही नहीं, मेरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे केस चला, दोनों ने डिसाइड करा, मेरे को अपील वगैरह नहीं फाइल करनी, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अपनी बाइक निकालूंगा और उनके पास जाऊंगा। क्या जा सकता हूं? यस, ओनली इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर यस आप जा सकते हो, अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप जा सकते हो। वो तो भैया आप सीधा बोलो ना, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो सर आप, बट सुप्रीम कोर्ट मेरे को डांट मार के भगा देंगे। आर्टिकल 32 में डायरेक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट डालूंगा तो सुप्रीम कोर्ट साहब मेरे को डांट मार के भगा देंगे। अरे भैया पहले हाई कोर्ट में रिट डालना, फिर हमारे पास आइयो। वो सीधा यही बोलेंगे, वो भगा देंगे मुझे सीधा। ठीक है, तो ये मैं डांट खाने वाले काम तो मैं करूंगा नहीं ना यार, पहले तो मैं तो अच्छा वकील हूं। ठीक है, चलो एक बच्चे ने, वही सेम बच्चे ने एक जवाब दिया है, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल नंबर 136, जो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास फाइल करी जाती है। तो यानी कि अगर मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अगर कोई मेरा केस चल रहा है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मैं अगर जाना चाहता हूं बिना डांट खाए, ठीक है, बिना डांट खाए, मतलब कि रिट पिटीशन फाइल करूंगा तो डांट मार के मेरे को नीचे भगा देंगे हाई कोर्ट के पास। ठीक है, कि पहले उनके पास जाओ 226 के अंदर। ठीक है, चलो मैं डांट नहीं खाना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एसएलपी फाइल करूंगा आर्टिकल नंबर 136 के अंदर। बात क्लियर हो गई? ये बात को भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अपने दिमाग में ये पॉइंट ऐड कर लेना कि अगर हाईकोर्ट तक भी अगर मामला नहीं गया है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाना चाहते हो, तो एक रास्ता होता है। यहाँ पे एक एडिशनल एक स्पेशल बात लिख लो, यहाँ पे आर्टिकल 136 एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन। I think I have clear all the things to all of you. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता क्लियर हो गया। आज के बाद जीवन में कभी भूलोगे तो नहीं। रिट पिटीशन में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि रिट पिटीशन एक अलग ही कंसेप्ट होता है। रिट पिटीशन के लिए कोई केस की जरूरत नहीं होती कि आपका सूट होना चाहिए, एफआईआर वाला केस हो, कंप्लेंट, कोई जरूरत नहीं है। कोई मेरे को पकड़ के अपने कमरे में बंद कर देगा तो मेरे घर वाले सीधा सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस के लिए जा सकते हैं। कोई केस, कोई एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, इसीलिए मैं रिट नहीं लिख रहा यहाँ पे। रिट एक अलग कंसेप्ट है भाई, उसके लिए कोई केस वेस दर्ज करने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं अपीलेट कोर्ट, मतलब यहां पे लिखा है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द
सुप्रीम कोर्ट इज एजुडिकेटिंग व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर दैट कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मैटर सुन सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट साहब एपेलेट जुरिडिक्शन की सुनवाई कर सकते हैं क्या? दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है जी। तो रिट का तो मामला आएगा ही नहीं, रिट विट नहीं बात आई बनेगी, ठीक है जी। चलो, थोड़ा संविधान के बारे में भी आपको चीजें समझ में आई होगी, तो थोड़ी नॉलेज बढ़ी ना संविधान के लिए। चलो जी, तो अब पता लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया सब्जेक्ट है भाई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार हो गया ना आपको तो जीवन सफल हो जाएगा। सर क्यूरेटिव पिटीशन भैया वो भी अलग होती है, क्यूरेटिव पिटीशन इज द लास्ट ऑप्शन, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनवाई करती है, और क्यूरेटिव पिटीशन यूं ही उठा के फाइल नहीं होती है। क्यूरेटिव पिटीशन भैया मतलब कि मान लेते हैं अपील में गया मैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट साहब ने मेरे अपील पे कोई जजमेंट सुना दिया, अब उनके सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट के भी ऊपर मैं जाना चाहता हूं, तो आखिरी ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन। और वो क्यूरेटिव पिटीशन के लिए भी बहुत आपके पास स्ट्रॉन्ग वो होना चाहिए, जाना चाहो जा सकते हो भाई, कोई मना ही नहीं है। आपका सवाल ये है कि सर मैं क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल कर सकती हूं क्या? कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। आप क्यूरेटिव पिटीशन नाम की पिटीशन भी फाइल कर सकते हो, बट वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको सुनवाई मिलेगी, याद रखना। वैसे इतने सारे मामले पेंडिंग है भैया, ठीक है, तो वो क्यूरेटिव पिटीशन थोड़ी ना सुनेंगे आपकी, और वो भी किस लिए जी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लाइफ गोज ऑन, अभी मुद्दे की बात करेंगे, अभी हम मुद्दे की बात करेंगे। एक ना यार मैंने छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, आपको लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ना क्लॉज 1 को ऐसे कर लो, 415 का क्लॉज 1, ठीक है, ऐसे लिख लो मेरे कहने से, ठीक है, अपने नोट्स के अंदर ये चीज को करेक्ट कर लो, 415 का क्लॉज नंबर 1, ठीक है। अब एक बार बेरेक्ट ओपन करिए, थोड़ा सा हम सेक्शंस को रीड कर लेते हैं, बेचारे हमारी जो बेरेक्ट है वो नाराज हो जाएंगे ना। तो 415 के क्लॉज नंबर 1 को हम रीड करते हैं, क्या कह रहा है? अपील्स अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, सेक्शन 415 क्लॉज नंबर 1 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सभी लोग अपने बेरेक्ट्स में ओपन करिए। तो क्या कह रहा है? अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, यानी कि अपील डालने, यानी कन्विक्शन अगर हो गई है तब अपील डल रही है, ठीक है। एक्विटल की कोई बात नहीं हो रही है अभी, यहाँ पे बात कर रहे हैं 415 की, अरे भैया मेरे को कन्विक्शन हो गई है तब मैं अपील में जा रहा हूं, ठीक है। और अभी एक हमने चीज बात करी थी, अपील जो फाइल करी जाती है कन्विक्शन के मैटर में, तो वो कौन फाइल करता है? एज पर सेक्शन 418 इन एडवोकेसी ऑफ सेंटेंस के लिए अगर अपील फाइल करनी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सेक्शन 418 के लिए हमने बात करी है, ठीक है जी, क्लियर है ना मेरी बात? चलो, वो वैसे सब्जेक्ट मैटर अभी हमारा नहीं है वो, बट मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए, रिकैप्चुलेट करने के लिए चीज को बोला था। तो क्या कह रहा है? एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने कोई ट्रायल चलाया और उसमें बंदे को हाई कोर्ट ने कन्विक्ट करा, ठीक है, इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन, ओहो हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन, वो कैसे आएगा? 447 भी तो आएगा, और कहां से आएगा भाई, और कहां से आएगा? तो उसकी अपील कहां फाइल होगी? केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो 415 का क्लॉज नंबर 1 समझ में आ गया, तो ये बात समझ में आ गई क्लॉज 1 मैंने क्यों लिखवाया था, ठीक है। क्लॉज 2 अभी मत पढ़ो, 415 का क्लॉज 2 अभी मत पढ़ना, क्लॉज 3 भी मत पढ़ना, क्लॉज 4 भी मत पढ़ना, वो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। दूसरा सेक्शन क्या है? 420 से कुछ याद आ रहा है? पहले बोलते थे ना तुम बहुत 420 ही हो, यानी कि तुम बहुत चीटर हो, चीटिंग करते हो तुम आईपीसी के अपराध के तौर पे, बट आईपीसी में 420 के अपराध को बदल दिया गया है। मुझे बताओ कौन से सेक्शन में बीएनएस को 420 के अपराध को चीटिंग डिसेप्शन वाले को कर दिया गया है, ठीक है, बताना एक बार। चलो, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, ओहो हो, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। यार ये कहीं ना कहीं आर्टिकल हमारे को कहीं ना कहीं चीज की याद दिला रहा है, ये हेडिंग, अभी ये हेडिंग हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, सर्टेन केसेस। अरे भैया अभी तो पढ़ा है आर्टिकल नंबर 132 में, आर्टिकल नंबर 132 में यही हेडिंग तो पढ़ी थी हमने, कॉपी पेस्ट डाल रखी है, बताओ, संविधान की कॉपी कर रहे हैं, तो सारे कानून जो हमने बनाए हैं वो संविधान को कॉपी करके ही तो बनाए, कॉपी तो नहीं बोलेंगे, इंस्पायर्ड होकर तो बनाए हैं, ठीक है। चलो, हाई कोर्ट जो है अगर अपील सुन रहा है, हाई कोर्ट साहब जो है अपनी अपील सुन रहे हैं और उसमें रिवर्स कर देते हैं, क्यों, कौन से ऑर्डर को रिवर्स करते हैं? बेचारी नीचे की अदालत ने कोई एक्विटल का ऑर्डर पास करा, हाई कोर्ट ने अपील सुन रहे थे, उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करके क्या बना दिया? डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजमेंट या 10 ईयर्स तक या उससे ज्यादा कोई कन्विक्शन पास कर दी गई है, देन जो एग्रीव्ड पर्सन होगा वो जाएगा भागा भागा कहां पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाने के लिए आपको एकदम तो जाना नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउ होंगे, तो यानी कि यहाँ पे अगर अपील फाइल करना चाहते हो, यहाँ पे अपील फाइल करना चाहते हो, तो आर्टिकल नंबर 134 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 134 कैपिटल ए के तहत सर्टिफिकेट लेना जरूरी है दोनों केसेस में। बिना सर्टिफिकेट लिया मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते। बात समझ में आई बात या नहीं? तो अगर ये दो चीजों को यूज करना है तो
आर्टिकल 132, 134, 134 कैपिटल ए पढ़ना साथ में जरूरी है, जो कि टीचर लोग पढ़ाते नहीं है, बट मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ाते यार, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ाते। ठीक है, चलो आगे चले फिर, या फिर कल करें? चलो कल देखेंगे, क्योंकि उसमें और जितना हमने दिमाग यहाँ लगाया ना, उतना ही हमें अपील टू दी हाई कोर्ट के अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, अपील टू दी कोर्ट ऑफ सेशन। तो अभी हमारे एक स्लॉट पूरा खत्म हो गया है। अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट कैसे फाइल करी जाती है वो हमने आज की क्लास में कर लिया है। अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे? अपील टू दी हाई कोर्ट कब कब फाइल होती है, कौन सी सर्कमस्टांसेस ऐसी होंगी कि भैया हाई कोर्ट में अपील डल रही है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कब फाइल होती है, ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी जहां पे हम कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करेंगे, हमें अभी नहीं पता, लेकिन कल तक का वेट करना। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने जैसे प्रॉमिस करा था आपको कि अपील का कंसेप्ट मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, और एक एक कंसेप्ट आपके टेस्ट पे याद जरूर हो जाएगा कि कौन सी अपील कब क्यों कैसे फाइल करी जाती है, क्या ग्राउंड के आधार पर करी जाती है। थोड़ा सा आपको मन में कंफर्ट जोन आ रहा है इस चीज को लेके, चीजें समझ में आ रही है। मैं ये आपके ऊपर भरोसा बना सकता हूं कि कल की क्लास जब हमारी होगी तो आप लोग रिवाइज करके आओगे। डायरेक्ट अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि फला फला सेक्शन में फला फला कोर्ट में क्यों फाइल करेंगे अपील, तो आप लोग इतने कंपिटेंट अपने आप को बना चुके होंगे कि हाँ सर इसका आंसर ये है। ठीक है, तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते हुए, बल्कि हम कल आपको टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपका मुंह नहीं, आपकी दिमाग और आपका जो कलम है वो बोलती है। तो जितना दिमाग में चीजें स्टोर करके जाओगे और कलम के जरिए वो लिख कर आओगे, उतना बढ़िया आप अपना एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अब भले ही पेपर देने के बाद एग्जामिनेशन हॉल के बाहर माइक लेके चिल्लाते रहो, अब सारे सवालों के जवाब चिल्लाते रहो, या ये बोलते रहो मेरे को तो पेपर आता है, कोई नहीं सुनने वाला। जो रिजल्ट आपने मतलब कॉपी में लिख के आए हो आंसर शीट में, तो वही चेकिंग होगा, उसी में आपको टेस्ट करा जाएगा, वही फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। तो इससे बेहतर क्या है, दिमाग ज्यादा अपना शार्प रखिए, दिमाग अपना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटिव रखिए, इधर उधर आलतू फालतू जगह पे दिमाग मत लगाइए। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा डजंट मैटर। अभी आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, मेरे लिए बीएनएसएस मेरा ओवर ओवर होने वाला है बाय द टाइम, अब मेरे को रिवाइज बढ़िया से करना है। मैं आपको जैसे बोला है कि नहीं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज, तो सॉल्व करने बात खत्म, लाइफ गोज ऑन। फिर दूसरा सब्जेक्ट करके फिर रिवीजन, पुराने वाले सब्जेक्ट को छुट्टी वाले दिन रिवीजन, फिर नया सब्जेक्ट पुरानी सब्जेक्ट को रिवीजन, फिर नया सब्जेक्ट पुराने सब्जेक्ट को रिवीजन। ऐसे ही टारगेट बनाना है, ऐसे ही एग्जाम क्लियर होता है, यही होता है, यही स्ट्रेटेजी है। अब कोई टीचर कुछ भी आके कुछ भी आपको बोलेगा तो वो थोड़ा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।